Definitive list of 20 most repeated, important, and expected questions. Question 1. Write short notes on realistic drama and tragedy. Section A. June 2022, June 2023, December 2024. Answer. Realistic drama. रियलिस्टिक ड्रामा एक थिएटर फॉर्म है जो रियल लाइफ को मिरर करता है, जिसमें कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और सिचुएशंस बिलीवेबल और रिलेटेबल होते हैं। ये ड्रामा एवरीडे स्ट्रगल्स जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स या सोशल इश्यूज पर फोकस करता है, ताकि ऑडियंस अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर सके। ऑल माई सन्स में आर्थर मिलर रियलिस्टिक ड्रामा का यूज़ करता है, जहां जो केलर का मिडिल क्लास फैमिली और उसके मॉरल डिलेमास वर्ल्ड वॉर 2 के इकोनॉमिक प्रेशर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो का डिसीजन डिफेक्टिव पार्ट्स सप्लाई करने का, जो 21 पायलट्स की मौत का रीजन बैंटर है, रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट ग्रीड और वॉर टाइम प्रॉफिटियरिंग को दिखाता है। डायलॉग्स नेचुरल होते हैं, जैसे क्रिस का इमोशनल आउटबर्स्ट व्हाट मस्ट आई डू, जीसस गॉड व्हाट मस्ट आई डू, जो एक रियल इंसान के रिएक्शन जैसा लगता है। हाफवे हाउस में सावित्री के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और डिसफंक्शनल मैरिज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के मिडिल क्लास लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं। उसका बॉस सिंघानिया के साथ इंटरैक्शन और घर के फाइनेंशियल बर्डन्स रियलिस्टिक ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। ये फॉर्म सोशल क्रिटिक के लिए पावरफुल है, क्योंकि ये सोसाइटल फ्लॉज को एक्सपोज करता है और ऑडियंस को इन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। रियलिस्टिक ड्रामा का फोकस थिएट्रिकल एग्जैजरेशन से हटकर नेचुरलिज्म पर होता है, जो कैरेक्टर्स के इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑथेंटिक बनाता है। ट्रेजेडी. ट्रेजेडी एक क्लासिकल ड्रामा फॉर्म है जिसमें एक नोबल कैरेक्टर का डाउनफॉल उसके किसी ट्रैजिक फ्ला या गलती के वजह से होता है, जो ऑडियंस में कथासिस इमोशनल रिलीज क्रिएट करता है। ट्रेडिशनली ट्रेजेडी किंग्स या हाई स्टेटस फिगर्स के लिए थी, लेकिन आर्थर मिलर ने ऑल माई सन्स में इसे कॉमन मैन के लिए रीडिफाइन किया। जो केलर का ट्रैजिक फ्ला उसकी परिवार के प्रति ओवर लॉयल्टी है, जो उससे डिफेक्टिव पार्ट्स सप्लाई करने के लिए लीड करता है, जिसकी वजह से 21 पायलट्स की मौत होती है और उसका बेटा लैरी सुसाइड करता है। ये ट्रेजेडी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करता है, जहां जो का रियलाइजेशन दे वर ऑल माई सन्स उसकी ब्रॉडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। द ट्रायल ऑफ डडान किमाठी में किमाठी का मार्टरडम भी ट्रैजिक है, क्योंकि वो कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ता है और अपनी जान देता है। ट्रेजेडी ऑडियंस को ह्यूमन नेचर, मोरालिटी और सोसाइटल ड्यूटीज़ के बेयर में सोखने पर मजबूर करता है। ये फॉर्म इमोशनल डेप्थ और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है, जो ड्रामा को इम्पैक्टफुल बनाता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम. रियलिस्टिक ड्रामा और ट्रेजेडी BEGE 142 के सिलेबस के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। रियलिस्टिक ड्रामा रियल लाइफ इश्यूज को नेचुरल डायलॉग्स, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और बिलीवेबल सेटिंग्स के जरिए प्रेजेंट करता है। ऑल माई सन्स में जो का बिजनेस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या हाफवे हाउस में सावित्री के फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। ये ड्रामा सोशल इश्यूज जैसे ग्रीड, जेंडर रोल्स या इकोनॉमिक प्रेशर्स को हाईलाइट करता है, जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ लिखने में हेल्प करता है। ट्रेजेडी में एक कैरेक्टर का मॉरल फेलियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेंट्रल होते हैं। ऑल माई सन्स में जो का सुसाइड और द ट्रायल ऑफ डडान किमाठी में किमाठी का मार्टरडम ट्रेजेडी के को एलिमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल वीज सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को दिखत हैं। स्टूडेंट्स को इन कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्लेस से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ लिखना चाहिए। ये टॉपिक्स हर पेपर में आते हैं और इनकी प्रिपरेशन से सेक्शन ए में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे जो का मॉरल डिलेमा या सावित्री के स्ट्रगल्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि आंसर्स कॉम्प्रहेंसिव और इम्पैक्टफुल हों। क्वेश्चन 2. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड मोरालिटी प्लेज. Section A. June 2022, December 2023, December 2024. Answer. Comedy of Manners. Comedy of Manners एक ड्रामा फॉर्म है जो 17th और 18th सेंचुरी में रेस्टोरेशन इंग्लैंड में पॉपुलर था, जिसमें अपर क्लास सोसाइटी के बिहेवियर्स, सोशल नॉर्म्स और हिपोक्रेसी को सैटराइज किया जाता था। इसमें विटी डायलॉग्स, क्लेवर वर्ड प्ले और शार्प सोशल कॉमेंट्री होता है, जो एलीट क्लास के प्रेटेंशंस और सुपरफिशियल वैल्यूज़ पर फोकस करता है। प्लेराइट्स जैसे विलियम कॉन्ग्रोव और रिचर्ड शेरिडन ने इस फॉर्म को पॉपुलर किया, जहां मैरिज, लव, इनफिडेलिटी और सोशल स्टेटस जैसे थीम्स को लाइट हार्टेड लेकिन सैटिरिकल तरीके से एक्सप्लोर किया जाता था। हाफवे हाउस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा दिखता है जब सावित्री अपने बॉस सिंघानिया के साथ इंटरैक्शंस में सोशल प्रेटेंशंस और वर्कप्लेस डायनामिक्स को एक्सपोज करती है। ये सीन्स, चाहे पूरी तरह कॉमेडिक ना हों, सोशल सैटायर का टच रखते हैं, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशंस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को क्रिटिक करते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑडियंस को सोशल फ्लॉज पर हंसने और अन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है, जो इससे एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है।
ये फॉर्म ड्रामा के एवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने सोशल क्रिटिक को थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट के साथ कॉम्बाइन किया। मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज मडीवल यूरोप के ड्रामाज जो 15th और 16th सेंचुरी में रिलीजियस और मॉरल लेसन्स सिखाने के लिए परफॉर्म किए जाते थे। ये प्लेज एलिगोरिकल होते जहां कैरेक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज जैसे गुड डीड्स, वाइस या डेथ को रिप्रेजेंट करते थे। एवरीमैन एक फेमस मोरालिटी प्ले है जो एक इंसान के लाइफ जर्नी, सिंस और साल्वेशन के बेयर में बताता है। ये प्लेज ऑडियंस को एथिकल कॉन्डक्ट और स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाते अक्सर चर्च के पैट्रोनेज में परफॉर्म होते थे। द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी में मोरालिटी प्ले का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा दिखता है क्योंकि डडान किमाटी का कैरेक्टर जस्टिस, फ्रीडम और कलेक्टिव गुड के मॉरल आइडियल्स को एम्बॉडी करता है। उसका स्ट्रगल कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट एक मॉरल बैटल है जो ऑडियंस को राइट और रॉन्ग के बेयर में सोखने पर मजबूर करता है। मोरालिटी प्लेज ने ड्रामा को एक टीचिंग टूल बनाया और उनका इम्पैक्ट मॉडर्न ड्रामा में भी देखा जा सकता है क्योंकि ये एथिकल डिलेमास को एक्सप्लोर करते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम। कॉमेडी ऑफ मैनर्स और मोरालिटी प्लेज ड्रामा के हिस्टोरिकल फॉर्म्स हैं जो BEGE 142 के सिलेबस के लिए क्रूशियल हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स सोशल सैटायर के जरिए एलीट क्लास के बिहेवियर्स को क्रिटिक करता है जो हाफवे हाउस के वर्कप्लेस सीन्स में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है, जहां सावित्री के इंटरैक्शन सोसाइटल प्रेटेंशंस को एक्सपोज करते हैं। मोरालिटी प्लेज रिलीजियस और एथिकल टीचिंग्स पर फोकस करते हैं जो द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के मॉरल स्ट्रगल में किमाटी के कैरेक्टर के थ्रू दिखता है। स्टूडेंट्स को इन फॉर्म्स के डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लेज से कनेक्शंस के साथ लिखना चाहिए। एग्जाम्पल्स जैसे सिंघानिया के साथ सावित्री का इंटरैक्शन या किमाटी का जस्टिस के लिए स्ट्रगल आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनेट हैं। ये टॉपिक्स सेक्शन ए में फ्रीक्वेंटली आते हैं और इनकी प्रिपरेशन से शॉर्ट नोट्स में हाई मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये फॉर्म्स मॉडर्न ड्रामा को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि आंसर्स कॉम्प्रहेंसिव हों। क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हिस्ट्री प्लेज एंड एप्रन स्टेज। सेक्शन ए, जून 2022, दिसंबर 2024। आंसर, हिस्ट्री प्लेज। हिस्ट्री प्लेज एक ड्रामा फॉर्म है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स और फिगर्स पर बेस्ड होता है जो पास्ट के लेसन्स को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करता है। ये प्लेज रियल हिस्टोरिकल फिगर्स या इवेंट्स को ड्रामेटाइज करते हैं लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं ताकि नैरेटिव एंगेजिंग और थीमेटिकली रेलेवेंट हो। शेक्सपियर के हेनरी वी और रिचर्ड 3 फेमस हिस्ट्री प्लेज हैं जो पावर, बट्रेयल और लीडरशिप के थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी में हिस्ट्री प्ले का इन्फ्लुएंस दिखता है क्योंकि ये केन्या के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और माओ लीडर डडान किमाटी के रियल लाइफ रोल को ड्रामेटाइज करता है। प्ले में किमाटी का ट्रायल और रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है लेकिन गुगी व थंगो और माइसिया मुगो ने इससे सिंबॉलिक बनाया ताकि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और यूनिटी के थीम्स को हाईलाइट किया जा सके। हिस्ट्री प्लेज ऑडियंस को हिस्टोरिकल अवेयरनेस देते हैं और उन्हें कंटेम्पररी इश्यूज जैसे ऑपरेशन या जस्टिस पर सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये फॉर्म फैक्चुअल एक्यूरेसी से ज़्यादा थीमेटिक डेप्थ पर फोकस करता है जो ड्रामा को एजुकेशनल और एंटरटेनिंग बनाता है। एप्रन स्टेज। एप्रन स्टेज थिएटर का वो हिस्सा है जो प्रोसीनियम आर्च के आगे होता है, ऑडियंस के करीब, जिससे एक्टर्स को डायरेक्ट इंटरैक्शन का मौका मिलता है। एलिजाबेथन थिएटर जैसे शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में एप्रन स्टेज का यूज़ बहुत कॉमन था क्योंकि ये सोलिलोक्वीज, असाइड्स और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए आइडियल था। इस स्टेज का डिज़ाइन एक्टर्स को ऑडियंस के साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाने देता है जो परफॉर्मेंस को इमोशनली चार्ज्ड बनाता है। मॉडर्न प्लेज जैसे ऑल माय सन्स में एप्रन स्टेज का यूज़ लिमिटेड होता है लेकिन इमोशनल सीन्स जैसे क्रिस का कॉन्फ्रंटेशन जो के साथ ऑडियंस के करीब लाने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। एप्रन स्टेज थिएट्रिकल इम्पैक्ट को बढ़ाता है क्योंकि ये फिजिकल डिस्टेंस कम करता है और ऑडियंस को स्टोरी में इन्वॉल्व करता है। ये डिज़ाइन ड्रामा के एवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने ऑडियंस एंगेजमेंट के नए तरीके इंट्रोड्यूस किए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम। हिस्ट्री प्लेज और एप्रन स्टेज सिलेबस के इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। हिस्ट्री प्लेज हिस्टोरिकल इवेंट्स को ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जो द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के माओ स्ट्रगल और किमाटी के रोल में क्लियरली दिखता है। ये फॉर्म हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग के साथ ब्लेंड करता है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ लिखने में हेल्प करता है। एप्रन स्टेज का कॉन्सेप्ट थिएटर के फिजिकल स्ट्रक्चर और ऑडियंस इंटरैक्शन से रिलेटेड है जो ऑल माय सन्स के इमोशनल सीन्स या द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के इंटेंस कॉट सीन्स में रेलेवेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स को इनके डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्लेस से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ लिखना चाहिए। ये टॉपिक्स सेक्शन ए में फ्रीक्वेंटली आते हैं और इनकी प्रिपरेशन से शॉर्ट नोट्स में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे किमाटी का ट्रायल या क्रिस के डायलॉग्स को इंक्लूड करना आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
Question 4. Write short notes on medieval plays and social drama. Section A. June 2023, December 2023. Answer. Medieval plays. Medieval plays यूरोपियन थिएटर के वो ड्रामाज हैं जो मिडिल एजेस 5th-15th सेंचुरी में डेवलप हुए, मेनली रिलीजियस थीम्स पर फोकस्ड। ये प्लेस चर्चेस या पब्लिक स्पेसेस में परफॉर्म किए जाते थे और बिब्लिकल स्टोरीज, सेंट्स के मिरेकल्स या मॉरल लेसन्स सिखाते थे। इनके 3 मेन टाइप्स द मिस्ट्री प्लेस बिब्लिकल इवेंट्स जैसे क्रिएशन या क्रूसिफिक्शन, मिरेकल प्लेस, सेंट्स के मिरेकल्स और मोरालिटी प्लेस, एथिकल और स्पिरिचुअल लेसन्स। एवरीमैन एक फेमस मोरालिटी प्ले है जो एक इंसान के लाइफ जर्नी, सिंस और साल्वेशन के बेयर में बताता है। ये प्लेज एलिगोरिकल होते थे जहां कैरेक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज जैसे गुड डीड्स, वाइस या डेथ को रिप्रेजेंट करते थे। द ट्रायल ऑफ डडान किमाठी में medieval प्लेस का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा दिखता है क्योंकि डडान किमाठी का स्ट्रगल एक मॉरल बैटल है जो जस्टिस और फ्रीडम के आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेज ऑडियंस को रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज सिखाते और उनका इम्पैक्ट मॉडर्न ड्रामा में भी देखा जा सकता है क्योंकि ये मॉरल डिलेमास और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करते हैं। medieval प्लेज ने थिएटर को एक टीचिंग टूल बनाया जो ड्रामा के एवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट था। सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा एक मॉडर्न ड्रामा फॉर्म है जो सोसाइटल इश्यूज जैसे क्लास स्ट्रगल, जेंडर रोल्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या सोशल इंजस्टिस पर फोकस करता है। ये प्लेज सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं और ऑडियंस को सोसाइटल फ्लॉज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। ऑल माई सन्स सोशल ड्रामा का एक पावरफुल एग्जाम्पल है क्योंकि ये कॉर्पोरेट ग्रीड, वॉरटाइम प्रॉफिटियरिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम्स एक्सप्लोर करता है। जो केलर का डिफेक्टिव पाथ सप्लाई करना सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, जो पायलट्स की मौत और फैमिली ट्रेजेडी का रीजन बनता है। हाफवे हाउस में मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स, जेंडर डायनामिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस सोशल ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। सावित्री का वर्किंग वुमन होना और महेंद्रनाथ के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटल प्रेशर्स इंडिविजुअल लाइफ्स को अफेक्ट करते हैं। सोशल ड्रामा रियलिस्टिक डायलॉग्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के जरिए सोशल क्रिटिक देता है जो ऑडियंस को सोसाइटल रिफॉर्म पर सोचने के लिए इंस्पायर करता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम। medieval प्लेज और सोशल ड्रामा BEGE 142 के सिलेबस के की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। medieval प्लेज रिलीजियस और मॉरल टीचिंग्स पर फोकस करते हैं जो द ट्रायल ऑफ डडान किमाठी के एथिकल थीम्स जैसे किमाठी का जस्टिस के लिए स्ट्रगल में रिफ्लेक्ट होता है। सोशल ड्रामा मॉडर्न सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस करता है जैसे ऑल माई सन्स में कॉर्पोरेट एथिक्स या हाफवे हाउस में जेंडर रोल्स और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्स के डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लेस से कनेक्शंस के साथ लिखना चाहिए। एग्जाम्पल्स जैसे किमाठी का मॉरल स्टैंड या सावित्री के वर्कप्लेस स्ट्रगल्स आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स में कॉमन हैं और इनकी प्रिपरेशन से सेक्शन ए में हाई मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये फॉर्म्स ड्रामा के एवोल्यूशन और मॉडर्न थिएटर को शेप करते हैं ताकि आंसर्स कॉम्प्रहेंसिव और एग्जाम ओरिएंटेड हों। Question 5. Explain with reference to context the following extract from All My Sons. What must I do? Jesus God, what must I do? Section B. December 2022, December 2024 Answer. ये लाइन ऑल माई सन्स के एक क्रूशियल मोमेंट से आती है जहां क्रिस केलर, जो केलर का बेटा, अपने फादर के क्राइम का सच जानकर इमोशनल टर्मोइल में है। मैं इस लाइन को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। कॉन्टेक्स्ट। ये डायलॉग एक्ट 3 में आता है जब क्रिस को पता चलता है कि उसके फादर जो ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स सप्लाई किए जिसकी वजह से 21 पायलट्स की मौत हुई। एन डीवर, लैरी की फॉर्मर फियोंसी, एक लेटर रिवील करती है जो लैरी ने अपनी मौत से पहले लिखा था जिसमें उसने जो के क्राइम के वजह से सुसाइड करने का रीज़न बताया। क्रिस, एक वॉर वेटरन और आइडियलिस्टिक इंसान, अपने फादर को ऑनेस्ट और फैमिली ओरिएंटेड मानता था लेकिन ये सच उसके लिए एक शॉक है। इस सीन में क्रिस अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ ग्रैपल करता है क्योंकि उसका मॉरल कंपस जस्टिस और सोसाइटल ड्यूटी की तरफ है लेकिन उसका परिवार लॉयल्टी उससे रोकता है। ये लाइन उसके डेस्परेशन, कन्फ्यूजन और इमोशनल ब्रेकडाउन को कैप्चर करता है जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके फादर के एक्शंस का क्या जवाब द। एक्सप्लेनेशन। व्हाट मस्ट आई डू? जीसस गॉड, व्हाट मस्ट आई डू? क्रिस के इनर कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल डिलेमा का पावरफुल एक्सप्रेशन है। ये लाइन उसके स्ट्रगल को दिखाती है कि वो अपने फादर को सोसाइटी के सामने एक्सपोज करे या फैमिली लॉयल्टी के लिए चुप रहे। क्रिस का कैरेक्टर आइडियलिज्म और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये डायलॉग उसकी स्ट्रगल को हाईलाइट करता है जब वो रियलाइज करता है कि जो के एक्शंस ने ना सिर्फ पायलट्स की जान ली बल्कि उसके अपने भाई लैरी को भी डिस्ट्रॉय किया।
ये मोमेंट आर्थर मिलर के ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां एक कैरेक्टर अपने मॉरल वैल्यूज और रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस के बीच टॉर्न होता है। क्रिस का ये आउटबर्स्ट रियलिस्टिक ड्रामा का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नेचुरल और इमोशनली रॉ है, जो ऑडियंस को उसके पेन से कनेक्ट करता है। ये लाइन प्ले के थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अंडरलाइन करता है, क्योंकि क्रिस समझता है कि जो के एक्शंस का असर प्योर सोसाइटी पर पड़ा, ना कि सिर्फ उनके परिवार पर। सिग्निफिकेंस। ये लाइन प्ले के क्लाइमैक्स का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद क्रिस जो को कन्फ्रंट करता है और जो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करता है, जो उसके सुसाइड के साथ एंड होता है। ये डायलॉग इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाता है और ऑडियंस को क्रिस के मॉरल स्ट्रगल से डीपली कनेक्ट करता है। ये लाइन ड्रामेटिक आयरनी का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑडियंस को जो के क्राइम का पता है, लेकिन क्रिस के लिए ये एक शॉकिंग रेवलेशन है। इसके अलावा ये लाइन प्ले के ब्रॉडर मैसेज को रिइंफोर्स करता है कि इंडिविजुअल एक्शंस के सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और पर्सनल लॉयल्टी सोसाइटल ड्यूटीज के सामने वीक पैड सकता है। ऑल माई सन्स के कॉन्टेक्स्ट में ये डायलॉग क्रिस के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करता है, जहां वो अपने आइडियलिज्म को फेस करता है और एक्शन लेने के लिए मजबूर होता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर मोटिवेशन, क्रिस का आइडियलिज्म, थीमेटिक कनेक्शंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेजेडी और प्ले के प्लॉट में इसकी सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये लाइन सेक्शन बी के लिए एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। Question 6. Explain with reference to context the following extract from Halfway House. Have you ever thought why I stay away? Section B. June 2023, June 2024. Answer. ये लाइन हाफवे हाउस के एक सिग्निफिकेंट मोमेंट से आती है, जहां महेंद्रनाथ, सावित्री का हस्बैंड, अपनी वाइफ से अपने घर से दूर रहने का रीज़न पूछता है। मैं इस लाइन को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। कॉन्टेक्स्ट। ये डायलॉग एक्ट 1 में आता है, जब महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। महेंद्रनाथ एक अनएम्प्लॉयड हस्बैंड है, जो अपने फेलियर और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से फ्रस्ट्रेटेड है। सावित्री, जो फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन उठाती है, उसके इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से परेशान है। ये सीन उनके डिसफंक्शनल मैरिज और मिडिल क्लास फैमिली टेंशन्स को हाईलाइट करता है। महेंद्रनाथ का ये क्वेश्चन एक इमोशनल आउटबर्स्ट का हिस्सा है, जहां वो सावित्री से पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि वो घर से दूर क्यों रहता है। इस मोमेंट में महेंद्रनाथ अपने शेम और हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करता है, जबकि सावित्री उसके एक्सक्यूजेस से थक चुकी है। ये लाइन प्ले के सेंट्रल थीम ट्रेडिशन वीज, मॉडर्निटी और फैमिली डायनामिक्स को इंट्रोड्यूस करता है और महेंद्रनाथ के कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को रिवील करता है। एक्सप्लेनेशन। हैव यू एवर थॉट व्हाई आई स्टे अवे महेंद्रनाथ के इनर टर्मोइल और मेल ईगो के स्ट्रगल को दिखाती है। वो एक ट्रेडिशनल प्रोवाइडर रोल में फेल हो चुका है और सावित्री का वर्किंग वुमन होना उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग है। ये लाइन उसकी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के फाइनेंशियल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसका घर से दूर रहना एक एस्केप है, जो उसके पर्सनल फेलियर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से आता है। ये डायलॉग ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के कॉन्फ्लिक्ट को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि सावित्री का मॉडर्न रोल, एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, महेंद्रनाथ के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है। ये लाइन रियलिस्टिक ड्रामा का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नेचुरल और इमोशनली चार्ज्ड है, जो मिडिल क्लास फैमिली के रियल लाइफ स्ट्रगल्स को कैप्चर करता है। महेंद्रनाथ का ये क्वेश्चन ऑडियंस को उसके पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करता है, जबकि सावित्री के स्ट्रगल से उसकी फ्रस्ट्रेशन को बैलेंस करता है। सिग्निफिकेंस। ये लाइन प्ले के इमोशनल को टच करती है, क्योंकि ये महेंद्रनाथ और सावित्री के डिटेरियरेटिंग रिलेशनशिप को एक्सपोज करता है। ये डायलॉग प्ले के ब्रॉडर थीम्स, जेंडर रोल्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और फैमिली डिसफंक्शन को सेट करता है। ऑडियंस महेंद्रनाथ के पेन और सावित्री के पर्सपेक्टिव दोनों से कनेक्ट करता है, जो प्ले के रियलिस्टिक टोन को स्ट्रेंथन करता है। ये लाइन प्लॉट के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महेंद्रनाथ के कैरेक्टर आर्क को एस्टैब्लिश करता है, जहां वो अपने फेलियर्स के साथ डील करता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर मोटिवेशन, महेंद्रनाथ का ईगो और हेल्पलेसनेस, थीमेटिक कनेक्शंस, ट्रेडिशन वीज, मॉडर्निटी, फैमिली डायनामिक्स और प्ले के नैरेटिव में इसकी सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये लाइन प्ले के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आंसर कॉम्प्रहेंसिव हो। Question 7. Explain with reference to context the following extract from the trial of Dadan Kimathi. Unite, drive away the adversary, control your own wealth and enjoy the fruits of your labor. Section B. June 2024, December 2023. Answer.
ये लाइन द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के एक पावरफुल मोमेंट से आती है, जहां डडान किमाटी, माओ माओ मूवमेंट का लीडर, अपने रेवोल्यूशनरी विजन को एक्सप्रेस करता है। मैं इस लाइन को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। कॉन्टेक्स्ट: ये डायलॉग एक कोर्ट सीन में आता है, जहां किमाटी को कॉलोनियल अथॉरिटीज ने इलीगली रिवॉल्वर रखने के चार्ज पर ट्रायल के लिए बुलाया है। ये सीन प्ले के क्लाइमैक्स का हिस्सा है, जहां किमाटी का डिफाइंस और आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इससे पहले किमाटी टॉर्चर चेंबर में फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर फेस कर चुका है, लेकिन उसका स्पिरिट अनब्रोकन है। ये लाइन उसके विजन का एसेंस है, जहां वो अपने कम्युनिटी को यूनिटी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस के लिए इंस्पायर करता है। कोर्टरूम में किमाटी कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी को चैलेंज करता है, जो उससे एक क्रिमिनल के रूप में फ्रेम करता है, जबकि वो एक फ्रीडम फाइटर है। ये मोमेंट प्ले के एंटी कॉलोनियल थीम और किमाटी के हीरोइक पर्सोना को हाईलाइट करता है और ऑडियंस को उसके स्ट्रगल के ब्रॉडर सिग्निफिकेंस से कनेक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन: यूनाइट, ड्राइव अवे द एडवर्सरी, कंट्रोल योर ओन वेल्थ एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर किमाटी के रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी का कॉ है। ये लाइन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक रैलिंग क्राई है, जो अफ्रीकन रिसोर्सेज और लेबर को लूट रहा था। यूनाइट कलेक्टिव एक्शन और सॉलिडारिटी पर जोर देता है, जबकि ड्राइव अवे द एडवर्सरी कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है। कंट्रोल योर ओन वेल्थ और एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो माओ माओ मूवमेंट का सेंट्रल गोल था। ये डायलॉग किमाटी के लीडरशिप और करिश्मा को दिखाता है, क्योंकि वो कोर्ट में भी अपने कॉज के लिए पैशनेटली बोलता है। ये लाइन प्ले के सिंबॉलिक कैरेक्टर्स जैसे वुमन, बॉय और गर्ल के साथ रेजोनेट करता है, जो किमाटी के विजन को सपोर्ट करते हैं और उसके स्ट्रगल को कंटिन्यू करने का प्रॉमिस करते हैं। ये डायलॉग रियलिस्टिक और सिंबॉलिक एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, जो प्ले के यूनिक स्टाइल को डिफाइन करता है। सिग्निफिकेंस: ये लाइन प्ले के पॉलिटिकल और इमोशनल को कैप्चर करती है। किमाटी का विजन यूनिटी, जस्टिस और एंटी कॉलोनियलिज्म पर बेस्ड है, जो प्ले के नैरेटिव को ड्राइव करता है। ये डायलॉग कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, जो किमाटी को क्रिमिनलाइज करता है, जबकि वो एक हीरो है। प्ले के एंड में, जब किमाटी को डेथ सेंटेंस दी जाती है, ये विजन बॉय और गर्ल के नॉट डेड नारे में जिंदा रहता है, जो उसकी लेगेसी को अंडरलाइन करता है। ये लाइन ऑडियंस को कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट सोचने पर मजबूर करती है और कलेक्टिव एक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर मोटिवेशन, किमाटी का रेवोल्यूशनरी ज़ील, थीमेटिक कनेक्शंस, एंटी कॉलोनियलिज्म, यूनिटी और प्ले के नैरेटिव में इसकी सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में हाई प्रायोरिटी है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये लाइन प्ले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आंसर कॉम्प्रहेंसिव हो। क्वेश्चन 8, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माई सन्स। सेक्शन सी, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2024। आंसर: ऑल माई सन्स में आर्थर मिलर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को गहराई से एक्सप्लोर करता है, दिखाता है कि इंडिविजुअल एक्शंस का सोसाइटी पर क्या असर होता है और कैसे पर्सनल लॉयल्टी सोसाइटल ड्यूटीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है। मैं इस थीम को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम जो केलर के कैरेक्टर के थ्रू सेंट्रल है, जो एक बिजनेसमैन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिफेक्टिव सिलेंडर हेड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से 21 पायलट्स की मौत होती है। ये डिसीजन उसका ट्रैजिक फ्लॉ है, जो उसकी परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इच्छा से ड्रिवन है, जो अपने बिजनेस और बेटे क्रिस के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, लेकिन उसके एक्शंस का असर प्योर सोसाइटी पर पड़ता है, क्योंकि पायलट्स की जान जाती है। ये बताता है कि पर्सनल गेन के लिए किए गए काम दूसरों के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। जो का लिमिटेड विजन, जहां वो सिर्फ अपने परिवार को प्रायोरिटी देता है, प्ले के थीम को हाईलाइट करता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी से कनेक्टेड है। उसका डायलॉग आई डिड इट फॉर योर क्रिस को जस्टिफिकेशन देता है, लेकिन ये उसकी मॉरल फेलियर को एक्सपोज करता है। क्रिस केलर, एक वॉर वेटरन और आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम का मॉरल कंपस है। जब उससे जो के क्राइम का पता चलता है, वो इमोशनल टर्मोइल में है, जैसा कि उसका डायलॉग व्हाट मस्ट आई डू जीसस गॉड व्हाट मस्ट आई डू दिखाता है। क्रिस समझता है कि जो के एक्शंस ने ना सिर्फ पायलट्स को हार्म किया, बल्कि उसके भाई लारी के सुसाइड का रीजन भी बना। क्रिस का आइडियलिज्म उससे सोसाइटल ड्यूटी के प्रति कमिटेड रखता है, और वो जो को कन्फ्रंट करता है, दिखाता है कि पर्सनल लॉयल्टी सोसाइटल जस्टिस के सामने सेकेंडरी है।
प्ले के क्लाइमैक्स में जो रियलाइज करता है कि वो पायलट्स भी उसके सन्स जो उसकी ब्रॉडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरलाइन करता है। ये रियलाइजेशन उसके सुसाइड का कॉज बैंटर है जो ट्रेजेडी के कथासिस को कंप्लीट करता है। केट केलर भी इस थीम को रिइंफोर्स करती है। वो जो के क्राइम को जानती है लेकिन कवर करती है ताकि परिवार एक साथ रहे। उसका डिनायल, जहां वो लैरी के जिंदा होने का इल्यूजन रखती है, फैमिली लॉयल्टी को दिखता है, लेकिन जब एन लैरी का लेटर रिवील करती है, केट का इल्यूजन टूट जाता है। ये दिखता है कि पर्सनल लॉयल्टी सोसाइटल ट्रूथ के सामने सस्टेन नहीं हो सकता। माइनर कैरेक्टर्स जैसे जॉर्ज डीवर और जिम बेलिस भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को सपोर्ट करते हैं। जॉर्ज जो के क्राइम को एक्सपोज करता है, जबकि जिम सोसाइटल प्रेशर्स के साथ अपने आइडियलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करता है, जो के एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। ऑल माई सन्स का मैसेज है कि हम सब एक इंटरकनेक्टेड सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस परिवार से बाहर तक जाते हैं। ये थीम आज भी रेलेवेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रीड और पर्सनल गेन के इश्यूज मॉडर्न सोसाइटी में भी प्रेवलेंट हैं। मिलर रियलिस्टिक ड्रामा का यूज़ करता है ताकि ये थीम ऑडियंस के लिए रिलेटेबल हो और प्ले का टाइट स्ट्रक्चर सस्पेंस और इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को जो, क्रिस और केट के कैरेक्टर्स के थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को एक्सप्लोर करना चाहिए। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जैसे जो का क्राइम, क्रिस का कॉन्फ्रंटेशन और केट का डिनायल के साथ। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये थीम प्ले के ट्रैजिक स्ट्रक्चर और सोसाइटल क्रिटिक से कनेक्टेड है। क्वेश्चन 9, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डडान किमाटी। सेक्शन सी, जून 2023, जून 2024, दिसंबर 2024। आंसर, द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी में डडान किमाटी एक सेंट्रल फिगर है जो एक हिस्टोरिकल और सिंबॉलिक हीरो के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। मैं उसके कैरेक्टर का डिटेल्ड स्केच लिखूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर और एग्जाम रेडी हो। डडान किमाटी माओ माओ मूवमेंट का लीडर है जिसे प्ले में एक मल्टीफैसेटेड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, एक टीचर, ऑर्गेनाइजर, विजनरी और रेजिस्टेंस फाइटर। हिस्टोरिकली, किमाटी एक ब्राइट स्टूडेंट और डेडिकेटेड टीचर था जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर और करिश्मा उससे नेचुरल लीडर बनाता था। प्ले में गोगी व थंगो और माइसिया मुगो उससे एक हीरोइक फिगर के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट लेता है। किमाटी का कैरेक्टर फिजिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। कॉट सीन्स में वो अपने चार्जर्स के अगेंस्ट बोल्डली बोलता है, कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी को चैलेंज करता है और अपने प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसका डायलॉग, यूनाइट, ड्राइव अवे द एडवर्सरी, कंट्रोल योर ओन वेल्थ एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, उसकी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को समराइज करता है जो यूनिटी, सेल्फ रिलायंस और इक्वालिटी पर बेस्ड है। किमाटी का कैरेक्टर सिंबॉलिक भी है जो प्योर अफ्रीकन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। प्ले में उसका ट्रायल ना सिर्फ पर्सनल है बल्कि कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस का सिंबल है। कैरेक्टर्स जैसे वुमन, बॉय और गर्ल उसके विजन को सपोर्ट करते हैं जो कलेक्टिव एफर्ट को दिखाता है। वुमन का डायलॉग, वी शैल फाइट टू द लास्ट वन, किमाटी के मिशन के साथ सॉलिडारिटी दिखाता है, जबकि बॉय और गर्ल फ्यूचर होप को सिंबलाइज करते हैं। प्ले के एंड में जब किमाटी को डेथ सेंटेंस मिलती है, बॉय और गर्ल के नॉट डेड नारे उसकी लेगेसी को जिंदा रखते हैं जो दिखाता है कि उसका इन्फ्लुएंस फिजिकल डेथ के बाद भी कंटिन्यू होता है। किमाटी एक ट्रैजिक हीरो भी है। उसका डाउनफॉल उसकी कैप्चर और एग्जीक्यूशन में होता है, लेकिन ये ट्रेजेडी उसके हेरोइज्म को और भी एलिवेट करता है क्योंकि वो अपने आइडियल्स के लिए मार्टर बन जाता है। उसका कैरेक्टर सेल्फ मेड है, उसके मिलिट्री स्किल्स फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं बल्कि स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से आए हैं। ये उसकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। टॉर्चर चेंबर सीन्स में उसका अनवेवरिंग स्पिरिट उससे लार्जर देन लाइफ बनाता है, लेकिन उसका ह्यूमन साइड जैसे अपने कम्युनिटी के लिए कंसर्न उससे रिलेटेबल भी रखता है। किमाटी का कैरेक्टर स्टूडेंट्स को सिखाता है कि ट्रू लीडरशिप सैक्रिफाइस, कमिटमेंट और कलेक्टिव गुड के लिए डेडिकेशन से आता है। वो पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिबरेशन के लिए लड़ता है। उसकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और सिंबॉलिक रोल प्ले के एंटी कॉलोनियल मैसेज को ड्राइव करते हैं। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को किमाटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पर्सनल क्वालिटीज, करिश्मा, रेजिलियंस, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस और थीमेटिक कनेक्शंस, रेजिस्टेंस, जस्टिस, यूनिटी पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में हाई प्रायोरिटी है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे किमाटी का कैरेक्टर प्ले के हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि आंसर कॉम्प्रहेंसिव हो। क्वेश्चन 10, What is the role of family in the life of a middle-class woman in our times? Discuss with reference to Halfway House.
Section C, June 2023, June 2024 आंसर। हाफवे हाउस में मोहन राकेश मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स और एक औरत के लाइफ में फैमिली के रोल को गहराई से एक्सप्लोर करता है। सावित्री के कैरेक्टर के थ्रू ये प्ले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और फैमिली डायनामिक्स को दिखाता है। मैं इस थीम को डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। सावित्री एक मिडिल क्लास वुमन है जो अपने फैमिली के फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन्स के साथ स्ट्रगल करती है। वो एक वर्किंग वुमन है जो अपने बॉस सिंघानिया के साथ काम करती है, जबकि उसका हस्बैंड महेंद्रनाथ अनएम्प्लॉयड और इरिस्पॉन्सिबल है। ये रोल रिवर्सल सावित्री के लाइफ में फैमिली के रोल को कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि वो ब्रेडविनर होने के साथ साथ ट्रेडिशनल वाइफ और मदर के सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी फेस करती है। फैमिली उसके लिए एक इमोशनल एंकर है, लेकिन साथ हाई कांस्टेंट प्रेशर और स्ट्रेस का सोर्स भी है। सावित्री का कैरेक्टर मॉडर्न मिडिल क्लास विमेन को रिप्रेजेंट करता है जो करियर और फैमिली ड्यूटीज के बीच बैलेंस स्ट्रगल करती हैं। सावित्री और महेंद्रनाथ का रिलेशनशिप डिसफंक्शनल है जो प्ले के कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव करता है। महेंद्रनाथ का डायलॉग हैव यू एवर थॉट व्हाई आई स्टे अवे उसके शेम और हेल्पलेसनेस को दिखाता है, जबकि सावित्री उसके इरिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रस्ट्रेटेड है। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन वीज मॉडर्निटी के थीम को हाईलाइट करता है क्योंकि सावित्री का वर्किंग वुमन होना महेंद्रनाथ के ट्रेडिशनल मेल ईगो के अगेंस्ट है। सावित्री अपने चिल्ड्रन बिन्नी, अशोक और किन्नी के लिए फैमिली को एक साथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके लिए इमोशनली ड्रेनिंग है। बिन्नी का अनहैप्पी मैरिज और अशोक का जॉबलेस रेबेलियन सावित्री के स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं। किन्नी की छोटी छोटी डिमांड्स जैसे हेयर क्लिप्स या सॉक्स उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को अंडरलाइन करती हैं, दिखाता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी लाइफ का सेंट्रल बर्डन है। सावित्री का बॉस सिंघानिया के साथ इंटरैक्शन भी फैमिली डायनामिक्स को कॉम्प्लिकेट करता है। सिंघानिया का फ्लर्टेशियस बिहेवियर सावित्री के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच टेंशन क्रिएट करता है और ये उसके फैमिली के प्रेशर्स को और भी इंटेंस बनाता है। हाफवे हाउस का टाइटल एक ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जो ना पूरी तरह फंक्शनल है, ना कंप्लीटली ब्रोकन, जो सावित्री के हाफवे स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्ले दिखाता है कि फैमिली एक मिडिल क्लास वुमन के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। वो इमोशनल सपोर्ट देता है, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और फाइनेंशियल डिमांड्स के वजह से स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। ये थीम आज भी रेलेवेंट है क्योंकि मॉडर्न मिडिल क्लास वुमेन करियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस करने के चैलेंजेस फेस करती हैं। सावित्री का स्ट्रगल यूनिवर्सल है जो जेंडर रोल्स और सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स के ब्रॉडर इश्यूज को हाईलाइट करता है। प्ले का रियलिस्टिक अप्रोच ऑडियंस को सावित्री के पेन और रेजिलियंस से कनेक्ट करता है और ये दिखाता है कि फैमिली एक वुमन के लाइफ में एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को सावित्री के कैरेक्टर, फैमिली डायनामिक्स, महेंद्रनाथ, चिल्ड्रन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये थीम प्ले के रियलिस्टिक स्टाइल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड है। Question 11. Comment on Googie's ideology and worldview with special reference to the relationship between politics and literature. Section C. June 2024, December 2024 आंसर। गूगी व थंगो का आइडियोलॉजी और वर्ल्ड व्यू अफ्रीकन कल्चर, एंटी कलोनियलिज्म और सोशल जस्टिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के जरिए वो पॉलिटिक्स और लिटरेचर के रिलेशनशिप को पावरफुली एक्सप्लोर करता है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। गूगी का वर्ल्ड व्यू कलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट रूटेड है। वो बिलीव करता है कि कलोनियल नैरेटिव्स जो अफ्रीकन्स को इन्फीरियर और अनसिविलाइज्ड दिखत को चैलेंज करना ज़रूरी है। इसके लिए वो लिटरेचर को एक टूल के रूप में यूज़ करता है जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के वॉइसेस को एम्पलीफाई करता है और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन को इंस्पायर करता है। द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी में डडान किमाटी को एक हीरोइक फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है जो कलोनियल पावर्स के अगेंस्ट लेता है। ये प्ले केन्या के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और माओ माओ मूवमेंट के हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन गूगी और माइसिया मुगो ने इसे एक यूनिवर्सल नैरेटिव बनाया जो एंटी कलोनियल रेजिस्टेंस और कलेक्टिव एक्शन के थीम्स को हाईलाइट करता है। किमाटी का कैरेक्टर कलोनियल प्रोपेगेंडा जो उससे एक क्रिमिनल दिखता था को काउंटर करता है और उससे एक फ्रीडम फाइटर के रूप में रिफ्रेम करता है। गूगी के लिए लिटरेचर एक पॉलिटिकल वेपन है। द ट्रायल ऑफ डडान किमाटी के कोर्ट सीन्स में किमाटी कलोनियल जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी को चैलेंज करता है जो उससे इलीगली रिवॉल्वर रखने के चार्ज पर क्रिमिनलाइज करता है।
उसका डायलॉग यूनाइट, ड्राइव अवे द एडवर्सरी, कंट्रोल योर ओन वेल्थ एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर गूगी के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है जो यूनिटी, सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर बेस्ड है। ये लाइन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक कॉल टू एक्शन है जो अफ्रीकन कम्युनिटीज़ को अपने रिसोर्सेज और लेबर पर कंट्रोल लेने के लिए इंस्पायर करता है। प्ले का स्ट्रक्चर, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्रेजेंट स्ट्रगल्स को जक्सटपोज करता है, लिटरेचर को पॉलिटिकल कमेंट्री का पावरफुल मीडियम बनाता है। गूगी इसके थ्रू ऑडियंस को कॉलोनियल हिस्ट्री के इनजस्टिसेस पर रिफ्लेक्ट करने और कंटेम्पररी स्ट्रगल्स से कनेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। गूगी का आइडियोलॉजी कलेक्टिविज्म और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस्ड है। किमाटी का विजन अफ्रीकन यूनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रमोट करता है, जो प्ले के माइनर कैरेक्टर्स जैसे वुमन, बॉय और गर्ल में रिफ्लेक्ट होता है। वुमन कलेक्टिव रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करती है, जबकि बॉय और गर्ल फ्यूचर होप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किमाटी के आइडियल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। गूगी बिलीव करता है कि लिटरेचर को अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के डिग्निटी को रिस्टोर करना चाहिए और कॉलोनियल नैरेटिव्स के अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए। इस प्ले में किमाटी का ट्रायल एक हिस्टोरिकल इवेंट से ज़्यादा है। ये एक सिंबॉलिक बैटल है जो अफ्रीकन आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस को सेलिब्रेट करता है। पॉलिटिक्स और लिटरेचर का रिलेशनशिप गूगी के लिए इनसेपरेबल है। वो लिटरेचर को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है जो पॉलिटिकल इनजस्टिसेस को एक्सपोज करता है और सोशल चेंज के लिए मोबिलाइज करता है। द ट्रायल ऑफ डेडान किमाटी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फिगर को रिफ्रेम करता है और ऑडियंस को एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को गूगी के आइडियोलॉजी, एंटी कॉलोनियलिज्म, कलेक्टिविज्म, प्ले के पॉलिटिकल थीम्स और लिटरेचर के रोल पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में हाई प्रायोरिटी है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स जैसे किमाटी का डायलॉग और प्ले का स्ट्रक्चर के साथ ये दिखाना चाहिए कि कैसे गूगी लिटरेचर को पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए यूज़ करता है। क्वेश्चन 12, डिस्कस द जस्टिस सिस्टम इन द ट्रायल ऑफ डेडान किमाटी। सेक्शन सी, जून 2023, जून 2024। आंसर, द ट्रायल ऑफ डेडान किमाटी कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के इनजस्टिसेस और हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है, दिखाता है कि ये सिस्टम ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ना कि जस्टिस देने के लिए। मैं इस जस्टिस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। प्ले का सेंट्रल फोकस डेडान किमाटी का ट्रायल है, जहां उससे इलीगली रिवॉल्वर रखने के चार्ज पर कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने बुलाया है। ये ट्रायल एक मौकरी है, क्योंकि कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम अफ्रीकन्स के राइट्स को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। किमाटी, एक माओ लीडर और फ्रीडम फाइटर, कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के लिए एक क्रिमिनल है, लेकिन प्ले उससे एक हीरोइक फिगर के रूप में दिखता है। कोर्ट सीन्स में किमाटी अपने चार्जेस के अगेंस्ट बोल्डली बोलता है, कॉलोनियल सिस्टम के हिपोक्रेसी को चैलेंज करता है। उसका डायलॉग, यूनाइट, ड्राइव अवे द एडवर्सरी, कंट्रोल योर ओन वेल्थ एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, उसके जस्टिस के विजन को दिखाता है जो फ्रीडम, इक्वालिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर बेस्ड है, जबकि कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है। जस्टिस सिस्टम का पोर्ट्रेयल प्ले में हाईली क्रिटिकल है। ट्रायल एक फॉर्मेलिटी है जहां वर्डिक्ट पहले से डिसाइडेड होता है और किमाटी को फेयर हियरिंग नहीं मिलता। टॉर्चर चेंबर सीन्स उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर को दिखत हैं, जो कॉलोनियल ब्रूटैलिटी का स्टार्क एग्जाम्पल है। ये सीन्स सिस्टम के डिह्यूमनाइजिंग नेचर को एक्सपोज करते हैं, जहां अफ्रीकन रेजिस्टेंस फाइटर्स को क्रिमिनल्स के रूप में फ्रेम किया जाता था। किमाटी का डिफायंस, डिस्पाइट टॉर्चर, उसकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है और कॉलोनियल जस्टिस के फेलियर को हाईलाइट करता है। प्ले के माइनर कैरेक्टर्स जैसे वुमन, बॉय और गर्ल किमाटी के विजन को सपोर्ट करते हैं, जो ट्रू जस्टिस के लिए कलेक्टिव स्ट्रगल को एम्फसाइज करता है। प्ले का स्ट्रक्चर जस्टिस सिस्टम के क्रिटिक को और भी इफेक्टिव बनाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, माओ रिबेलियन और प्रेजेंट स्ट्रगल्स के जक्सटपोजिशन से ये क्लियर होता है कि किमाटी का ट्रायल सेंचुरीज के कॉलोनियल इनजस्टिस का हिस्सा है। प्ले के एंड में जब किमाटी को डेथ सेंटेंस दी जाती है, बॉय और गर्ल के नॉट डेड नारे उसकी लेगेसी को जिंदा रखते हैं, जो दिखाता है कि ट्रू जस्टिस के लिए स्ट्रगल कंटिन्यू होता है। ये प्ले ऑडियंस को कॉलोनियल ऑपरेशन के हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है और जस्टिस के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत को अंडरलाइन करता है। ये थीम गूगी के ब्रॉडर आइडियोलॉजी से कनेक्टेड है, जो कॉलोनियल नैरेटिव्स के अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट करता है। जस्टिस सिस्टम का पोर्ट्रेयल प्ले के एंटी कॉलोनियल मैसेज को स्ट्रेंथन करता है और किमाटी का कैरेक्टर ट्रू जस्टिस का सिंबल बनाता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को किमाटी के कैरेक्टर, कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज और प्ले के पॉलिटिकल मैसेज पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है।
स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स जैसे कि मार्टी का ट्रायल, टॉर्चर सीन्स और माइनर कैरेक्टर्स के रोल्स के साथ ये दिखाना चाहिए कि कैसे प्ले कॉलोनियल जस्टिस के अगेंस्ट एक पावरफुल क्रिटिक प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 13, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एंडीवर इन ऑल माई सन्स। सेक्शन सी, जून 2024, दिसंबर 2022। आंसर, ऑल माई सन्स में एंडीवर एक पिवटल कैरेक्टर है जो प्ले के प्लॉट और थीम्स को आगे बढ़ाती है। मैं उसके कैरेक्टर का डिटेल्ड स्केच लिखूंगा जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर और एग्जाम रेडी हो। एन डीवर, जॉर्ज डीवर की बहन और लैरी केलर की फॉर्मर फियोंसी, एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और मॉडर्न यंग वुमन है। वो न्यूयॉर्क में अपनी लाइफ बना चुकी है, लेकिन जब क्रिस केलर उससे प्रपोज करता है, वो केलर फैमिली के घर वापस आती है। एन का अराइवल प्ले के हिडन सीक्रेट्स को सरफेस पर लाता है क्योंकि वो लैरी का लेटर रखती है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखा था। इस लेटर में लैरी ने जो के क्राइम, डिफेक्टिव पार्ट सप्लाई करना के वजह से सुसाइड करने का रीज़न बताया। एन का डिसीजन एज लेटर को रिवील करने का प्ले के क्लाइमैक्स में जो के डाउनफॉल का कॉज बैंटर है जो उसकी ट्रूथ के प्रति कमिटमेंट और मॉरल स्ट्रेंथ को दिखाता है। एन का कैरेक्टर मॉडर्न वुमनहुड को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल डिज़ायर्स के बीच बैलेंस करती है। वो केट केलर के लैरी के जिंदा होने के इल्यूजन के अगेंस्ट है क्योंकि वो क्रिस के साथ न्यू लाइफ शुरू करना चाहती है, लेकिन वो केट के इमोशंस को रिस्पेक्ट करती है और इनिशियली लेटर रिवील नहीं करती जो उसकी एम्पैथी और सेंसिटिविटी को दिखाता है। जब केट उससे रिजेक्ट करती है और एन और क्रिस के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती, टैब एन सच्चाई को सामने लाती है जो उसकी इनर स्ट्रेंथ और मॉरल कन्विक्शन को हाईलाइट करता है। ये डिसीजन उसके कैरेक्टर आर्क का टर्निंग पॉइंट है क्योंकि वो फैमिली हार्मनी से ज़्यादा ट्रूथ को प्रायोरिटी देती है। एन का रिलेशनशिप क्रिस के साथ प्ले का इमोशनल कॉर है। वो क्रिस के आइडियलिज्म और ऑनेस्टी से अट्रैक्टेड है, लेकिन उसका पास्ट लैरी के साथ कनेक्टेड है जो टेंशन क्रिएट करता है। एन का डिसीजन क्रिस के साथ मूव फॉरवर्ड करने का उसकी फॉरवर्ड थिंकिंग नेचर और इंडिपेंडेंस को दिखाता है। वो प्ले के थीम ऑफ ट्रूथ रीज लॉयल्टी को रिइंफोर्स करती है क्योंकि उसका लेटर रिवील करना जो और केट के डिनायल को चैलेंज करता है। एन का ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल नेचर उससे रिलेटेबल बनाता है, लेकिन उसकी करज सच्चाई को सामने लाने की उससे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनती है। माइनर कैरेक्टर्स के साथ एन का इंटरैक्शन भी उसके रोल को एनहांस करता है। जॉर्ज के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट जब वो जो के क्राइम को एक्सपोज करता है, एन के लॉयल्टी और ट्रूथ के बीच स्ट्रगल को दिखाता है। एन का कैरेक्टर ऑल माई सन्स के रियलिस्टिक ड्रामा स्टाइल को भी सपोर्ट करता है क्योंकि उसके एक्शंस और डायलॉग्स नेचुरल और इमोशनली ऑथेंटिक हैं। ये प्ले स्टूडेंट्स को सिखाता है कि ट्रूथ कन्फ्रंट करना, चाहे वो पेनफुल हो, सोसाइटल जस्टिस के लिए ज़रूरी है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को एन के पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट, एम्पैथेटिक, रोल इन प्लॉट, लेटर रेवलेशन और थीमेटिक कनेक्शंस, ट्रूथ वीज, लॉयल्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे एन का कैरेक्टर प्ले के ट्रैजिक स्ट्रक्चर और सोसाइटल क्रिटिक से कनेक्टेड है। क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब आर्थर मिलर ऑन ड्रामा एज ट्रेजेडी। सेक्शन सी, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023। आंसर, आर्थर मिलर का ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट ऑल माई सन्स में क्लियरली दिखता है, जहां वो ट्रेजेडी को कॉमन मैन के लिए रीडिफाइन करता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। मिलर का बिलीफ था कि ट्रेजेडी सिर्फ किंग्स या हाई स्टेटस फिगर्स के लिए नहीं, बल्कि कॉमन मैन के लिए भी रेलेवेंट है। ट्रेडिशनली ट्रेजेडी हाई स्टेटस कैरेक्टर्स के डाउनफॉल से रिलेटेड थी, जहां उनका ह्यूब्रिस, एरोगेंस उनके डिस्ट्रक्शन का कॉज होता था। लेकिन मिलर ने अपने ऐसे ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन में आर्ग्यू किया कि एक ऑर्डिनरी इंसान का मॉरल फेलियर और उसके सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस भी ट्रैजिक हो सकते हैं। ऑल माई सन्स में जो केलर एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है जिसका ट्रैजिक फ्लॉ उसकी परिवार के प्रति ओवर लॉयल्टी है। ये फ्लॉ उससे डिफेक्टिव सिलेंडर हेड सप्लाई करने के लिए लीड करता है, जिसकी वजह से 21 पायलट्स की मौत होती है और उसका बेटा लैरी सुसाइड करता है। जो का डिसीजन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन इसका असर प्योर सोसाइटी पर पड़ता है, जो मिलर के ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। एक इंडिविजुअल का फेलियर सोसाइटल हार्म का कॉज बन सकता है। मिलर के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी एक इंसान के अर्ज टू अप्रेज हिमसेल्फ जस्टली से आती है, यानी अपने एक्शंस और वैल्यूज़ को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने की कोशिश। जो का स्ट्रगल अपने डिग्निटी और एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ है। जब क्रिस उसके क्राइम को कन्फ्रंट करता है, जो का डायलॉग दे वर ऑल माई सन्स उसकी रियलाइजेशन को दिखाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ परिवार तक नहीं बल्कि सोसाइटी तक है।
ये मोमेंट ट्रेजेडी के कथासिस को कंप्लीट करता है, क्योंकि जो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट करता है और सुसाइड के थ्रू रिडेम्पशन सीख करता है। प्ले का स्ट्रक्चर, जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन फॉलो करता है, ट्रेजेडी के इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये एक दिन में केलर के बैकयार्ड में सेट है और जो कि क्राइम पर टाइटली फोकस्ड है, जो सस्पेंस और इमोशनल इम्पैक्ट को एनहांस करता है। क्रिस का कैरेक्टर भी मिला के ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। उसका डायलॉग, व्हाट मस्ट आई डू, जीसस गॉड व्हाट मस्ट आई डू, उसके मॉरल डिलेमा को दिखाता है, जहां वो अपने आइडियलिज्म और फैमिली लॉयल्टी के बीच टॉन है। ये कॉन्फ्लिक्ट मिला के ट्रेजेडी के को है, एक इंसान का अपने वैल्यूज और रियलिटी के साथ स्ट्रगल। केट केलर का डिनायल, जहां वो लैरी के जिंदा होने का इल्यूजन रखती है, ट्रेजेडी को और भी डीप करता है, क्योंकि उसका रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ट्रूथ फैमिली के डिस्ट्रक्शन को एक्सेलरेट करता है। मिला का रियलिस्टिक डायलॉग स्टाइल और रिलेटेबल कैरेक्टर्स ट्रेजेडी को मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। मिला का ट्रेजेडी अप्रोच मॉडर्न ड्रामा में रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसने कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को हीरोइक और यूनिवर्सल बनाया। ऑल माई सन्स दिखाता है कि सोसाइटल प्रेशर्स और मॉरल चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस ट्रैजिक हो सकते हैं, चाहे कैरेक्टर कोई किंग ना हो। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिला के ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट, जो क्रिस और केट के कैरेक्टर्स और प्ले के एग्जाम्पल्स पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में हाई प्रायोरिटी है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे मिला का ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट क्लासिकल ट्रेजेडी से अलग है और मॉडर्न सोसाइटल इश्यूज से कनेक्टेड है। Question 15. Discuss the dramatic structure and technique in All My Sons. Section C. December 2022, December 2023. Answer. All My Sons एक टाइटली स्ट्रक्चर्ड प्ले है जो ड्रामेटिक टेक्निक्स और स्ट्रक्चर के जरिए अपने थीम्स को पावरफुली प्रेजेंट करता है। मैं इसके स्ट्रक्चर और टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ऑल माई सन्स क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड है, जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन के प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। प्ले एक सिंगल डे में केलर फैमिली के बैकयार्ड में सेट है और जो केलर के क्राइम, डिफेक्टिव पार्ट्स सप्लाई करना पर टाइटली फोकस्ड है। ये स्ट्रक्चर सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इवेंट्स रैपिडली अनफोल्ड होते हैं। प्ले 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। एक्ट 1 में जो का सीमिंगली नॉर्मल फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश होता है, लेकिन एंड डीवर के अराइवल से सीक्रेट सर्फस पर आने लगते हैं। एक्ट 2 में जॉर्ज डीवर के कॉन्फ्रंटेशन से टेंशन एस्कुलेट होता है और जो के लाइज एक्सपोज होने लगते हैं। एक्ट 3 क्लाइमैक्स है, जहां एन का लैरी का लेटर रिवील करना जो के डाउनफॉल और सुसाइड का कॉज बैंटर है। ये टाइट स्ट्रक्चर ऑडियंस को एंगेज्ड रखता है और जो के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को इमीडिएट और इम्पैक्टफुल बनाता है। ड्रामेटिक टेक्निक्स। मिला रियलिस्टिक ड्रामा का यूज करता है, जिसमें नेचुरल डायलॉग्स और बिलीवेबल कैरेक्टर्स हैं। जो क्रिस और केट के कन्वर्सेशंस एवरीडे मिडिल क्लास लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, जो ऑडियंस को रिलेटेबल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस का डायलॉग, व्हाट मस्ट आई डू, जीसस गॉड व्हाट मस्ट आई डू, उसके इमोशनल टर्मोइल को नेचुरल तरीके से दिखाता है। फॉरशैडोइंग एक की टेक्निक है। लैरी का एप्पल ट्री का गिरना एक्ट 1 में जो के गिल्ट और इम्पेंडिंग ट्रेजेडी को हिंट करता है। सिंबलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। लैरी का लेटर ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंसेस का सिंबल है, जो प्ले के क्लाइमैक्स में सेंट्रल होता है। ड्रामेटिक आयरनी का यूज भी है, क्योंकि ऑडियंस को जो के क्राइम का पता है, लेकिन क्रिस और केट को बाद में पता चलता है, जो इमोशनल टेंशन क्रिएट करता है। थीमेटिक कनेक्शन। प्ले का स्ट्रक्चर और टेक्निक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेजेडी के थीम्स को सपोर्ट करते हैं। टाइट स्ट्रक्चर जो के एक्शंस के इमीडिएट सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, जबकि रियलिज्म ऑडियंस को कैरेक्टर्स के पेन और कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट करता है। सिंबलिज्म, जैसे एप्पल ट्री और लेटर, मॉरल और इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। ड्रामेटिक आयरनी जो के लाइज और ट्रूथ के बीच कंट्रास्ट को हाईलाइट करता है, जो प्ले के मैसेज, इंडिविजुअल एक्शंस के सोसाइटल इम्पैक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। मिला का यूज ऑफ रियलिस्टिक डायलॉग्स और सटल सिंबलिज्म प्ले को मॉडर्न ट्रेजेडी बनाता है, जो ऑडियंस को सोसाइटल इश्यूज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम रेलेवेंस। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है, क्योंकि ये प्ले के टेक्निकल और थीमेटिक एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है। स्टूडेंट्स को यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन और टेक्निक्स जैसे रियलिज्म, फॉरशैडोइंग, सिंबलिज्म और ड्रामेटिक आयरनी पर फोकस करना चाहिए, विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्ले। ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये टेक्निक्स प्ले के थीम्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ वीज, लॉयल्टी को एनहांस करते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम में हाई मार्क्स दिलाता है और स्टूडेंट्स को प्ले के पोस्ट वॉर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करना चाहिए ताकि आंसर कॉम्प्रहेंसिव हो। Question 16. Discuss the role of women in the trial of Dedan Kemathi.
Section C, June 2023, December 2024. Answer. The Trial of Dadan Kimathi में विमेन कैरेक्टर्स का रोल एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, यूनिटी और कलेक्टिव स्ट्रगल के थीम्स को रिइंफोर्स करता है। मैं विमेन के रोल को डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। वुमन एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है जो अफ्रीकन विमेन के रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है। वो किमाठी के साथ टॉर्चर चेंबर सीन्स में दिखती है जहां वो उससे अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए एनकरेज करती है। उसका डायलॉग वी शैल फाइट टू द लास्ट वन उसके अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट को दिखाता है जो किमाठी के रेवोल्यूशनरी विजन के साथ अलाइंड है। वुमन हिस्टोरिकल माओ माओ विमेन फाइटर्स को रिप्रेजेंट करती है जो फूड सप्लाई, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कॉम्बैट में एक्टिव रोल्स प्ले करती थी। उसका कैरेक्टर इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव अफ्रीकन रेजिस्टेंस का सिंबल है जो प्ले के थीम ऑफ यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। वुमेन का प्रेजेंस किमाठी के स्ट्रगल को ब्रॉडर कम्युनिटी स्ट्रगल से कनेक्ट करता है, दिखाता है कि विमेन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इक्वल पार्टनर्स थे। गर्ल एक यंगर कैरेक्टर, फ्यूचर होप और किमाठी के लेगेसी के कंटिन्यूएशन को सिंबलाइज करती है। वो और बॉय प्ले के एंड में किमाठी के विजन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब किमाठी को डेथ सेंटेंस मिलती है, गर्ल और बॉय के नॉट डेड नारे उसकी आइडियोलॉजिकल लेगेसी को जिंदा रखते हैं जो दिखाता है कि रेजिस्टेंस नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू होगा। गर्ल का रोल छोटा है लेकिन उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है क्योंकि वो यंग वुमेन के करेज और कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये माओ माओ मूवमेंट के रियल लाइफ यंग फाइटर्स को रिफ्लेक्ट करता है जो स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। थीमेटिक कंट्रीब्यूशन विमेन कैरेक्टर्स प्ले के एंटी कॉलोनियल और यूनिटी के थीम्स को डीपन करते हैं। वुमेन का रोल कलेक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिलियंस को हाईलाइट करता है जबकि गर्ल फ्यूचर होप और कंटिन्यूटी को दिखाती है। ये कैरेक्टर्स कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट एक्टिव एजेंट्स हैं जो पैसिव सपोर्टर्स से ज़्यादा हैं। प्ले का स्ट्रक्चर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और प्रेजेंट स्ट्रगल्स को जक्सटपोज करता है, विमेन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को और भी प्रोमिनेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्चर चेंबर सीन्स में वुमेन का किमाठी के साथ इंटरैक्शन कॉलोनियल ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट विमेन के स्ट्रेंथ को दिखाता है। प्ले के एंड में गर्ल और बॉय के नारे होप और रेजिस्टेंस के कंटिन्यूएशन को एम्फसाइज करते हैं जो प्ले के ऑप्टिमिस्टिक टोन को रिइंफोर्स करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विमेन का रोल माओ माओ रिबेलियन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से डीपली कनेक्टेड है। रियल लाइफ में अफ्रीकन विमेन ने रिबेलियन में क्रूशियल रोल्स प्ले किए, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू डायरेक्ट कॉम्बैट। गुगी और मुगो इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं कॉलोनियल नैरेटिव्स जो विमेन को मार्जिनलाइज करते थे के अगेंस्ट। ये प्ले स्टूडेंट्स को सिखाता है कि विमेन सोशल मूवमेंट्स में इक्वल पार्टनर्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स में सिग्निफिकेंट था। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को वुमेन और गर्ल के रोल्स, थीमेटिक कनेक्शंस, रेजिस्टेंस, यूनिटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे विमेन कैरेक्टर्स प्ले के पॉलिटिकल मैसेज और एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। Question 17. Write a character sketch of Kate Keller in All My Sons. Section C, June 2023, December 2024. Answer. All My Sons में केट केलर एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली रिच कैरेक्टर है जो प्ले के थीम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपन करता है। मैं केट के कैरेक्टर का डिटेल्ड स्केच लिखूंगा जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर और एग्जाम रेडी हो। केट केलर, जो केलर की वाइफ और क्रिस और लैरी की मदर, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है जो अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए स्ट्रगल करती है। उसका कैरेक्टर फैमिली लॉयल्टी, डिनायल और इमोशनल वल्नरेबिलिटी का एम्बॉडीमेंट है। केट का सेंट्रल ट्रेट उसका बिलीफ है कि लैरी, उसका बेटा जो वो में मिसिंग है, जिंदा है। ये बिलीफ उसके इमोशनल को डिफाइन करता है लेकिन साथ हाई उसकी गिल्ट और डिनायल को भी दिखाता है क्योंकि वो जो के क्राइम, डिफेक्टिव पाथ सप्लाई करना के बेयर में जानती है। केट का डिनायल प्ले के थीम ऑफ ट्रूथ वीज लॉयल्टी को हाईलाइट करता है क्योंकि वो सच्चाई को फेस करने से अवॉइड करती है ताकि परिवार का इल्यूजन बना रहे। केट का डिनायल लैरी के एप्पल ट्री के थ्रू सिंबॉलिकली दिखता है जो उसके होप का सिंबल है। जब ट्री एक्ट 1 में गिरता है, केट इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाती है क्योंकि ये उसके इल्यूजन को चैलेंज करता है। जब एंडीवर लैरी का लेटर रिवील करती है जो उसके सुसाइड का रीजन बताता है, केट का इल्यूजन कंप्लीटली टूट जाता है। ये मोमेंट उसकी वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को दिखाता है क्योंकि वो आखिर में सच्चाई फेस करती है चाहे वो डेविस्टेटिंग हो। केट का कैरेक्टर रियलिस्टिक है क्योंकि उसके इमोशंस, ग्रीफ, गिल्ट और होप यूनिवर्सल हैं और पोस्ट वॉर अमेरिकन मदर्स के स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। केट का रिलेशनशिप जो के साथ उसके कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है।
वो जो के क्राइम को जानती है लेकिन उससे कवर करती है क्योंकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसका ये डिसीजन उसकी लॉयल्टी को दिखाता है लेकिन साथ हाई मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ को भी हाईलाइट करता है जो प्ले के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम से कनेक्टेड है। क्रिस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट जब वो एन से शादी के अगेंस्ट है मदर सोन टेंशन को दिखाता है। केट का इंसिस्टेंस कि लैरी जिंदा है क्रिस के आइडियलिज्म के अगेंस्ट है और ये टेंशन प्ले के इमोशनल क्लाइमैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। केट का कैरेक्टर प्ले के रियलिस्टिक ड्रामा स्टाइल को सपोर्ट करता है क्योंकि उसके डायलॉग्स और एक्शंस नेचुरल और इमोशनली ऑथेंटिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एन से लैरी के बेयर में बात करती है उसका पेन ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करता है। केट का डाउनफॉल उसके डिनायल का टूटना है जो उससे एक ट्रैजिक फिगर बनाता है। ये प्ले स्टूडेंट्स को सिखाता है कि डिनायल और ब्लाइंड लॉयल्टी लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को केट के मोटिवेशंस, फैमिली लॉयल्टी, डिनायल, कॉन्फ्लिक्ट्स जो और क्रिस के साथ और थीमेटिक कनेक्शंस, ट्रूथ वीज, लॉयल्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में फ्रीक्वेंटली आता है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे केट का कैरेक्टर प्ले के ट्रैजिक स्ट्रक्चर और पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड है। Question 18. Discuss the use of realism in All My Sons. Section C. December 2023. Expected for 2025. Answer. All My Sons में आर्थर मिलर रियलिज्म का यूज़ करता है जो प्ले के थीम्स और कैरेक्टर्स को रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। मैं रियलिज्म के यूज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। रियलिज्म इन सेटिंग। प्ले का सेटिंग केलर फैमिली का बैकयार्ड है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II अमेरिका के टिपिकल मिडिल क्लास होम को रिप्रेजेंट करता है। ये सेटिंग रियलिस्टिक है क्योंकि इसमें एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जैसे फर्नीचर, गार्डन और लैरी का एप्पल ट्री हैं जो ऑडियंस को फेमिलियर लगते हैं। ये सेटिंग प्ले के थीम्स, फैमिली डायनामिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्राउंड करता है क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी फैमिली के एनवायरनमेंट को दिखाता है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट्स अनफोल्ड होते हैं। बैकयार्ड का यूज़ एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो के सीक्रेट्स के एक्सपोजर को इंटेंस बनाता है। रियलिज्म इन कैरेक्टर्स। जो केलर, केट और क्रिस रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं जो मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफ के स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो एक बिजनेसमैन है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस करता है जो वॉर टाइम प्रॉफिटियरिंग के रियल वर्ल्ड इश्यूज को दिखाता है। क्रिस एक वॉर वेटरन, आइडियलिज्म और फैमिली लॉयल्टी के बीच टॉन है जो पोस्ट वॉर जनरेशन के मॉरल डिलेमस को रिप्रेजेंट करता है। केट का डिनायल लैरी के जिंदा होने का यूनिवर्सल मैटरनल ग्रीफ को कैप्चर करता है। माइनर कैरेक्टर्स जैसे जॉर्ज डीवर और जिम बेलिस भी रियलिस्टिक हैं जो सोसाइटल प्रेशर्स और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। रियलिस्टिक डायलॉग्स। मिला के डायलॉग्स कॉन्वर्सेशनल और नेचुरल हैं जो एवरीडे फैमिली इंटरैक्शंस को मिरर करते हैं। क्रिस का डायलॉग, What must I do, Jesus God, what must I do? उसके इमोशनल टर्मोइल को रॉ और ऑथेंटिक तरीके से दिखाता है। जो का डिफेंस, I did it for you और केट का इंसिस्टेंस की लैरी जिंदा है, रियल लाइफ फैमिली डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये डायलॉग्स कैरेक्टर्स के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और सोसाइटल प्रेशर्स को एक्सपोज करते हैं जो रियलिज्म का कोर एलिमेंट है। थीमेटिक रियलिज्म। प्ले के थीम्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ वीज, लॉयल्टी, फैमिली वीज, सोसाइटी, रियल वर्ल्ड इश्यूज से इंस्पायर्ड हैं। जो का डिफेक्टिव पाथ सप्लाई करना कॉर्पोरेट ग्रीड और वॉर टाइम एथिक्स के इश्यूज को एड्रेस करता है जो 1940 के अमेरिका में प्रेवलेंट थे। क्रिस का आइडियलिज्म और केट का डिनायल पोस्ट वॉर फैमिली स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये थीम्स ऑडियंस को सोसाइटल फ्लॉज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं जो रियलिस्टिक ड्रामा का हॉलमार्क है। ड्रामेटिक टेक्निक्स सपोर्टिंग रियलिज्म। मिला सटल सिंबलिज्म और फॉरशैडोइंग का यूज़ करता है जो रियलिज्म को एनहांस करता है। लैरी का एप्पल ट्री का गिरना जो के गिल्ट को फॉरशैडो करता है लेकिन ये एक नेचुरल इवेंट जैसा फील होता है। ड्रामेटिक आयरनी, जहां ऑडियंस को जो के क्राइम का पता है लेकिन क्रिस और केट को नहीं, रियलिस्टिक टेंशन क्रिएट करता है। प्ले का टाइट स्ट्रक्चर जो एक दिन में सेट है, रियल लाइफ अर्जेंसी को कैप्चर करता है। ये टेक्निक्स प्ले को थिएट्रिकल एग्जैजरेशन से दूर रखते हैं और ऑडियंस को कैरेक्टर्स के पेन से डीपली कनेक्ट करते हैं। ये प्ले स्टूडेंट्स को सिखाता है कि रियलिज्म ड्रामा को रिलेटेबल और सोशली रेलेवेंट बनाता है और सोसाइटल इश्यूज को एक्सप्लोर करने का पावरफुल टूल है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को सेटिंग, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, थीम्स और टेक्निक्स के एग्जाम्पल्स के साथ रियलिज्म को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में एक्सपेक्टेड है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे रियलिज्म प्ले के पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट और ट्रैजिक इम्पैक्ट को सपोर्ट करता है।
Question 19. Explain with reference to context the following extract from Halfway House. I am not running away from my responsibilities. Section B. December 2022. Expected for 2025. Answer. ये लाइन हाफवे हाउस के एक की मोमेंट से आती है जहां सावित्री, प्ले की प्रोटैगनिस्ट, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेयर में बात करती है। मैं इस लाइन को कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। कॉन्टेक्स्ट। ये डायलॉग एक्ट 2 में आता है जब सावित्री अपने हस्बैंड महेंद्रनाथ या बॉस सिंघानिया के साथ कॉन्वर्सेशन में अपने रोल और प्रेशर्स को डिफेंड करती है। सावित्री एक वर्किंग वुमन है जो फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन उठाती है जबकि महेंद्रनाथ अनएम्प्लॉयड और इररिस्पॉन्सिबल है। इस सीन में सावित्री पर प्रेशर है कि वो अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करे और साथ हाई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जैसे आइडियल वाइफ और मदर होने के को फुलफिल करे। ये लाइन उसके फ्रस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन को दिखाती है जब वो असर्ट करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही डिस्पाइट महेंद्रनाथ या सिंघानिया के एक्यूजेशंस के। ये मोमेंट सावित्री के कैरेक्टर आर्क में सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये उसकी रेजिलियंस और कमिटमेंट को हाईलाइट करता है जबकि उसके स्ट्रगल्स को भी एक्सपोज करता है। एक्सप्लेनेशन। आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज सावित्री के कैरेक्टर के को रिफ्लेक्ट करता है। वो एक मिडिल क्लास वुमन है जो फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्ट्रगल करती है। ये लाइन उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को दिखाती है क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करती है चाहे उससे पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ें। सावित्री का ये स्टेटमेंट महेंद्रनाथ के एक्यूजेशंस के अगेंस्ट है जो उससे ब्लेम करता है या उसकी एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है। ये डायलॉग ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के कॉन्फ्लिक्ट को भी हाईलाइट करता है क्योंकि सावित्री का वर्किंग वुमन होना सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है जो उससे ट्रेडिशनल रोल्स में कन्फाइन करना चाहता है। ये लाइन रियलिस्टिक ड्रामा का एग्जाम्पल है क्योंकि ये नेचुरल और इमोशनली चार्ज्ड है जो मिडिल क्लास वुमेन के रियल लाइफ स्ट्रगल्स को कैप्चर करता है। सावित्री का ये असर्शन ऑडियंस को उसके पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करता है जबकि उसके चैलेंजेस, फाइनेंशियल प्रेशर, डिसफंक्शनल मैरिज को भी अंडरलाइन करता है। सिग्निफिकेंस। ये लाइन प्ले के थीम ऑफ जेंडर रोल्स और फैमिली डायनामिक्स को सेंट्रलाइज करता है। सावित्री का स्ट्रगल मिडिल क्लास वुमेन के यूनिवर्सल चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है जो करियर और फैमिली के बीच बैलेंस करती हैं। ये डायलॉग प्लॉट के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सावित्री के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करता है एज अ रेजिलिएंट वुमन जो सोसाइटल और पर्सनल प्रेशर्स के बावजूद अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करती है। ये लाइन सिंघानिया के साथ उसके वर्कप्लेस इंटरैक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफेंड करती है। ऑडियंस सावित्री के पेन और स्ट्रेंथ दोनों से कनेक्ट करता है जो प्ले के रियलिस्टिक टोन को स्ट्रेंथन करता है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर मोटिवेशन, सावित्री का रेजिलियंस, थीमेटिक कनेक्शंस, जेंडर रोल्स, फैमिली प्रेशर और प्ले के नैरेटिव में इसकी सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में एक्सपेक्टेड है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस हाई मार्क्स दिलाता है। स्टूडेंट्स को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे ये लाइन प्ले के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और रियलिस्टिक स्टाइल से कनेक्टेड है। क्वेश्चन 20. डिस्कस द रोल ऑफ माइनर कैरेक्टर्स इन द ट्रायल ऑफ डडान केमाठी। Section C. Expected for 2025. Answer. The trial of डडान केमाठी में माइनर कैरेक्टर्स जैसे वुमन, बॉय, गर्ल और कॉलोनियल अथॉरिटीज प्ले के थीम्स और प्लॉट को एनरिच करते हैं। मैं इनके रोल को डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो और एग्जाम के लिए कंप्लीट आंसर माइल। वुमन। वुमन एक की माइनर कैरेक्टर है जो अफ्रीकन रेजिस्टेंस और कलेक्टिव स्पिरिट को सिंबलाइज करती है। वो केमाठी के साथ टॉर्चर चेंबर सीन्स में दिखती है जहां वो उससे अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए एनकरेज करती है। उसका डायलॉग वी शैल फाइट टू द लास्ट वन उसकी डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट को दिखाता है जो केमाठी के रेवोल्यूशनरी विजन के साथ अलाइंड है। वुमन हिस्टोरिकल माओ माओ विमेन फाइटर्स को रिप्रेजेंट करती है जो फूड सप्लाई, इंटेलिजेंस और कॉम्बैट में क्रूशियल रोल्स प्ले करती थी। उसका कैरेक्टर इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव अफ्रीकन स्ट्रगल का सिंबल है जो प्ले के थीम ऑफ यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। वुमन का प्रेजेंस केमाठी के पर्सनल स्ट्रगल को ब्रॉडर कम्युनिटी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता है, दिखाता है कि विमेन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में एक्टिव पार्टनर्स थे। बॉय एंड गर्ल। बॉय और गर्ल यंगर कैरेक्टर्स हैं जो फ्यूचर होप और केमाठी के लेगेसी के कंटिन्यूएशन को सिंबलाइज करते हैं। प्ले के एंड में जब केमाठी को डेथ सेंटेंस मिलती है उनके नॉट डेड नारे उसकी आइडियोलॉजिकल लेगेसी को जिंदा रखते हैं जो दिखाता है कि रेजिस्टेंस नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू होगा। ये कैरेक्टर्स छोटे हैं लेकिन उनका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है क्योंकि ये यंग जनरेशन के करेज और कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये माओ माओ मूवमेंट के रियल लाइफ यंग फाइटर्स को रिफ्लेक्ट करता है जो स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे।
बॉय और गर्ल का रोल प्ले के ऑप्टिमिस्टिक टोन को रिइंफोर्स करता है क्योंकि ये दिखत है कि किमाटी का विजन डिफीट के बावजूद सर्वाइव करता है। कॉलोनियल अथॉरिटीज़। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ और कोर्ट ऑफिशियल्स माइनर कैरेक्टर्स हैं जो प्ले के एंटागनिस्ट रोल्स प्ले करते हैं। ये कैरेक्टर्स कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी और ब्रूटैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो किमाटी को क्रिमिनलाइज करता है। उनके इंटरैक्शंस किमाटी के डिफायंस और मॉरल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हैं क्योंकि वो उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट स्टैंड करता है। ये कैरेक्टर्स प्ले के एंटी कॉलोनियल थीम को स्ट्रेंथन करते हैं क्योंकि ये कॉलोनियल पावर डायनामिक्स के अप्रेसिव नेचर को एक्सपोज करते हैं। थीमेटिक कंट्रीब्यूशन। माइनर कैरेक्टर्स प्ले के थीम्स एंटी कॉलोनियलिज्म, यूनिटी और जस्टिस को डीपन करते हैं। वुमेन कलेक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि बॉय और गर्ल फ्यूचर होप और किमाटी के लेगेसी के कंटिन्यूएशन को दिखत हैं। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ऑपरेशन के सिंबल्स हैं जो किमाटी के हेरोइक स्ट्रगल के अगेंस्ट कंट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कैरेक्टर्स प्ले के नैरेटिव को एनरिच करते हैं क्योंकि ये किमाटी के इंडिविजुअल स्ट्रगल को ब्रॉडर सोशियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करते हैं। वुमेन का रोल, फॉर एग्जाम्पल, दिखता है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में विमेन पैसिव सपोर्टर्स नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। बॉय और गर्ल के नारे प्ले के एंड में होप और ऑप्टिमिज्म का मैसेज देते हैं जो ऑडियंस को इंस्पायर करता है कि रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होती। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ का नेगेटिव पोर्ट्रेयल कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है जो प्ले के पॉलिटिकल क्रिटिक का कॉर है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। माइनर कैरेक्टर्स का रोल माओ माओ रिबेलियन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से डीपली कनेक्टेड है। रियल लाइफ में विमेन और यंग फाइटर्स ने माओ माओ मूवमेंट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू डायरेक्ट कॉम्बैट। गुगी और माइसिया मुगो इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करते हैं कॉलोनियल नैरेटिव्स जो इन रोल्स को मार्जिनलाइज करते थे के अगेंस्ट। वुमेन का कैरेक्टर हिस्टोरिकल फीमेल फाइटर्स को ट्रिब्यूट देता है, जबकि बॉय और गर्ल नेक्स्ट जनरेशन के इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट करते हैं। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ रियल लाइफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो अफ्रीकन रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए ब्रूटल टैक्टिक्स यूज करते थे। ये हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग प्ले के एंटी कॉलोनियल मैसेज को और भी पावरफुल बनाता है। सिग्निफिकेंस इन नैरेटिव। माइनर कैरेक्टर्स प्ले के नैरेटिव स्ट्रक्चर में क्रूशियल हैं। वुमेन का इंटरैक्शन किमाटी के साथ टॉर्चर चेंबर में इमोशनल और आइडियोलॉजिकल इंटेंसिटी ऐड करता है जो प्ले के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को डीपन करता है। बॉय और गर्ल के फाइनल नारे प्ले के क्लाइमैक्स में होप का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो किमाटी के ट्रैजिक एंड को बैलेंस करता है। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ का प्रेजेंस किमाटी के हेरोइज्म को और भी प्रोमिनेंट बनाता है क्योंकि उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट उसका डिफायंस स्टैंड आउट करता है। ये कैरेक्टर्स प्ले के थीम्स एंटी कॉलोनियलिज्म, यूनिटी और जस्टिस को विजुअली और इमोशनली रिइंफोर्स करते हैं जो ऑडियंस को स्टोरी में डीपली इन्वॉल्व करता है। ये प्ले स्टूडेंट्स को सिखाता है कि माइनर कैरेक्टर्स भी नैरेटिव और थीमेटिक डेप्थ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को वुमेन, बॉय, गर्ल और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के रोल्स, थीमेटिक कनेक्शंस, रेजिस्टेंस, यूनिटी, जस्टिस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में एक्सपेक्टेड है फॉर 2025 क्योंकि माइनर कैरेक्टर्स का एनालिसिस सिलेबस के थीम्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस से हाई मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स जैसे वुमेन का डायलॉग, बॉय और गर्ल के नारे और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के एक्शंस के साथ ये दिखाना चाहिए कि कैसे ये कैरेक्टर्स प्ले के एंटी कॉलोनियल मैसेज और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। ये भी बताना चाहिए कि कैसे माइनर कैरेक्टर्स किमाटी के सेंट्रल रोल को एनहांस करते हैं ताकि आंसर एग्जॉस्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड हो। ये लिस्ट फाइनल और एग्जॉस्टिव है और कोई एडिशनल क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2025 एग्जाम के लिए ऑल पॉसिबल हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कवर करती है। फोकस ऑन रिवाइजिंग दीज आंसर्स एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड।